जय श्री राम दोस्तों। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे मत बदलो। दोस्तों अगर आपके इरादे मजबूत होंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इतना कहूंगा कि मेरी इस चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो बात करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की बच्चों। दोस्तों पुरातात्विक इतिहास को समझने के लिए जो सबसे नवीनतम विधि मानी जाती है C14 की कार्बन डेटिंग पद्धति बच्चों। इस पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो परिपक्वता का चरण है ना बच्चों, वो 2350 से 1750 BC माना गया है। हालांकि अलग अलग पुस्तकों में इस चरण के बारे में मत में भेद है। किसी में 1500 भी दिया हुआ है, किसी में 2500 तक दिया गया है। लेकिन C14 की कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार जो सर्वमान्य तिथि मानी जा रही है वो 2350 BC से 1750 BC के बीच ही माना जाता है। और बच्चों ये सभ्यता 3300 BC से लेकर 1700 BC तक लगभग अस्तित्व में रही बच्चों। राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आप सैंधव सभ्यता भी कह सकते हो, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की बच्चों। और बच्चों इस सिंधु सभ्यता के जो सबसे बड़े 6 नगर माने जाते हैं वो है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर कालीबंगन भी कहा जाता है, जो कि राजस्थान में है, धौलावीरा, हड़प्पा, राखीगढ़ी और गनेरीवाला। ये सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर माने जाते हैं बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेर की सभ्यताओं के समान विकसित थी बच्चों। और यहां पर एक बात और उल्लेखनीय है कि राखल दास बनर्जी बोले तो RD बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 1922 में RD बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी बच्चों। ठीक है, सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता माना जाता है बच्चों। इसमें से 6 स्थलों को ही बड़े नगर का दर्जा प्राप्त है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो कैसी सभ्यता मानी जाती है? नगरीय सभ्यता मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? इसके पीछे के तथ्य, इसके पीछे के कारण हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युग में रखा गया है बच्चों। कांस्य युग बोले तो ब्रॉन्ज एरा में रखा गया है। तो प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है या फिर ब्रॉन्ज एरा में रखा गया है बच्चों। और सिंधु सभ्यता के जो मुख्य बंदरगाह थे, लोथल थे। लोथल कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अभी हम लोथल के बारे में बहुत अच्छे से बात करने जा रहे हैं। सिंधु सभ्यता के जो 2 मुख्य बंदरगाह थे वो लोथल और सुरकोतड़ा थे बच्चों। चलिए, सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी, जो मूल निवासी थे, वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को सबसे पहले 1826 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? इन अवशेषों को खोजा गया चार्ल्स मैसन के द्वारा। ये ब्रिटिश सैनिक अधिकारी थे बच्चों और इन्होंने ही इसका प्रकाशन करवाया बच्चों। सिंधु सभ्यता को जो ये नाम दिया गया ना, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले ये नाम जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया बच्चों। क्या कहा मैंने? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम सबसे पहले जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया बच्चों। हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी, क्या बोला मैंने? हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नामक जिले में स्थित है मेरे बच्चों। मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में।
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है। अब हम बात करेंगे कि कौन से प्रमुख स्थल कहां पर स्थित हैं, उनकी खोज या उत्खनन किसके द्वारा किया गया, किस वर्ष में किया गया और वो किस नदी के तट पर है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने उनको एक चार्ट में अरेंज किया है, आप लोग उस चार्ट से बहुत अच्छे से इस चीज को कर पाएंगे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। हड़प्पा बच्चों पंजाब के मोंटगोमरी जिले में थी और ये पाकिस्तान में स्थित है। 1921 में दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स जी ने इसका उत्खनन करवाया बच्चों। और हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है बच्चों। तो महत्वपूर्ण बात क्या निकल कर आई? पंजाब में है, पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिले में दयाराम साहनी ने और माधव स्वरूप वत्स ने इसका उत्खनन कराया। 1921 में इसका उत्खनन हुआ और यह रावी नदी के तट पर है बच्चों। वहीं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में सिंधु नदी के तट पर हुई। 1922 में सिंधु नदी के तट पर हुई और आर.डी. बैनर्जी ने इसकी खोज कराई और यह कहां है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना नामक स्थान पर है। कालीबंगा बच्चों हनुमानगढ़ जिला पड़ता है राजस्थान के पास, ये भारत में स्थित है बच्चों। इसकी खोज करवाई, उत्खनन करवाया बी लाल और बी.के. थापड़ ने बच्चों। 1961 से लेकर 1969 तक इसके उत्खनन का कार्य चला। और सबसे महत्वपूर्ण कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियां भी इसको नाम दिया जा सकता है, घग्गर नदी के तट पर है बच्चों। धौलावीरा बच्चों, धौलावीरा भारत के गुजरात में कच्छ जिले में है। रविंद्र सिंह जी के द्वारा 1990-91 में इसकी खुदाई कराई गई बच्चों। ठीक है। चंदुहाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है बच्चों और गोपाल मजूमदार जी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया 1931 में। और यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। गोपाल मजूमदार द्वारा 1931 में चंदुहाड़ो का उत्खनन किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था लोथल बच्चों। लोथल गुजरात में है, अहमदाबाद में। लोथल की उत्खनन करवाया रंगनाथ राव जी ने। 1955 से 1962 तक इसके उत्खनन का कार्य रहा। और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, अहमदाबाद में, गुजरात में। रंगनाथ राव के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। कौन सी नदी बताई? भोगवा नदी। साथ ही कोट दीजी पड़ता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर स्थान पर। फजल अहमद खान जी के द्वारा कोट दीजी का उत्खनन कराया गया 1953 में और यह सिंधु नदी के तट पर है बच्चों। अगला है बनवाली हिसार जिला हरियाणा में बच्चों। रविंद्र सिंह जी के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया 1974 में। और बच्चों सरस्वती नदी के तट पर इसका उत्खनन, इसकी सभ्यता का अस्तित्व था। रोपड़ पड़ता है हमारे पंजाब जिले में, यज्ञदत्त रोपड़ जिला है। ठीक है, पंजाब के अंदर, पंजाब स्टेट के अंदर रोपड़ जिला है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसका उत्खनन कराया 1953 से 56 के बीच। और रोपड़ पड़ेगा सतलुज नदी के तट पर मेरे बच्चों। रंगपुर कठियावाड़ गुजरात में रंगनाथ राव जी के द्वारा, मैंने आपको पहले बताया था, रंगनाथ राव जी ने लोथल का भी उत्खनन कराया था। और लोथल का उत्खनन के साथ साथ रंगपुर के उत्खनन से भी रंगनाथ राव जी का नाम जोड़ा जाता है। 1953-54 में मादर नदी के तट पर रंगपुर की खुदाई की गई या उत्खनन किया गया बच्चों। आलमगीरपुर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, भारत के अंदर। यज्ञदत्त शर्मा जी ने इसका उत्खनन कराया। और यहां पर फिर से बता दूं, रोपड़ का उत्खनन भी यज्ञदत्त शर्मा जी के अंडर में ही हुआ था। 1958 में हुआ आलमगीर का। और ये नदी पड़ती है हिंडन नदी के पास। आलमगीरपुर की उत्खनन अस्तित्व पाया गया। ठीक है बच्चों। सूत कांगेडोर मकरान में समुद्र तट किनारे, और यह पड़ता है कहां पर? पाकिस्तान में।
इसकी जो खुदाई करवाई वो ऑरेलस्टाइन के द्वारा कराई गई 1927 में। दाश्क नदी के तट पर सूतकांगेडोर पड़ता है, ठीक है। और सूत्रकोह ये पड़ता है मकरान में, समुद्र तट के किनारे। जॉर्ज डेल्स के द्वारा इसकी कराई गई और 1962 में इसका हुआ। और शदीकोर नदी के द्वारा शदीकोर नदी पर इसका किया गया। आलमगीर, सूतकांगेर, सूत्रकोह, ठीक है ना बच्चों। मेरठ में आलमगीर, सूतकांगेडोर, मकरान में समुद्र तट के किनारे पाकिस्तान, सूत्रकोह भी यहीं पर है। ये ऑरेलस्टाइन और ये जॉर्ज डेल्स के द्वारा। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर किसने उत्खनन कराया, किस वर्ष में कराया, इन सब के तथ्यों के बारे में जानकारी दे दी। अब मैं इससे आगे बढ़ता हूं। अब हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में। सिंधु सभ्यता के मुख्य नगरों की मुख्य विशेषताओं के बारे में अब हम जानेंगे। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, 2 पार्ट्स में तोड़ूंगा, ठीक है बच्चों। आपको बता दूं, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्राचीन सभ्यताओं में सबसे बड़ी सभ्यता या संस्कृति हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है बच्चों। भारत की आजादी के बाद हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा, हड़प्पा संस्कृति के सबसे ज्यादा जो स्थल है वो गुजरात में खोजे गए हैं बच्चों। सबसे बड़ी चीज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, किसको, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तारित साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा गया। और ये जुड़वा राजधानियां कहने का कार्य किसने किया? पिग्गट ने। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक जुड़वा साम्राज्य की राजधानी कहा गया। और बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो था 12,99,660 किलोमीटर स्क्वायर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था बच्चों। मैं यहां पर बता दूं, आप इसको 13 लाख, लगभग 13 लाख भी कह सकते हो या लिखा जा सकता है बच्चों। सिंधु सभ्यता पूरब में मेरठ जिले के आलमगीर से, पश्चिम में मकरान तट के प्रदेश तक, दक्षिण में किमसागर से लेकर उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक विस्तारित थी, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के जो सबसे पूर्वी स्थल पाए गए हैं बच्चों, सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा पूर्वी पुरा स्थल कहां पाए गए? मेरठ पड़ता है दिल्ली के पास, ठीक है। वहां पर जो आलमगीरपुर है उसमें सबसे ज्यादा पाए गए हैं पूर्वी पुरा स्थल, मेरठ उत्तर प्रदेश के आलमगीर में। और जो सबसे ज्यादा पश्चिमी पुरा स्थल पाए गए हैं वो पाए गए हैं बलूचिस्तान के सूतकांगेडोर में बच्चों। और सबसे उत्तर में जो पुरा स्थल पाए गए हैं वो अखनूर है, जम्मू कश्मीर के में, वहां। और दक्षिणी पुरा स्थल पाए गए हैं अहमदनगर जिला है महाराष्ट्र में, दाइमाबाद में, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया, उत्तर में सबसे पूर्वी कौन से? मेरठ के उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना बच्चों। दोबारा से देखिए, सबसे पूर्वी मेरठ के उत्तर प्रदेश में, सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान में, ठीक है बच्चों, ठीक। सबसे दक्षिणी कहां पर? ठीक, सबसे दक्षिणी कहां पर? अहमदनगर महाराष्ट्र में। सारे हो गए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, सिंधु सभ्यता के पूर्वी पुरा स्थल मेरठ में, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। सबसे पश्चिमी कहां पर पाए जाएंगे? सबसे पश्चिमी बलूचिस्तान में, ठीक है ना बच्चों। सबसे उत्तरी कहां पर? जम्मू कश्मीर के मांडा में। और सबसे दक्षिणी कहां पर? महाराष्ट्र के दाइमाबाद में बच्चों। अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो के शाब्दिक अर्थ के बारे में। अगर आप शाब्दिक अर्थ पर गौर करें तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सिंधु सभ्यता की मुर्दों का टीला बच्चों। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है ना बच्चों, वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार माना जाता है बच्चों। इसकी जो लंबाई है वो 45.71 मीटर और 15.23 मीटर चौड़ाई है इसकी। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्रफल त्रिभुजाकार माना जाता है, ट्रायंगुलर माना जाता है। सिंधु सभ्यता का ये जो क्षेत्रफल है इसको हम त्रिभुजाकार मानते हैं बच्चों। सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं? गेहूं और जौ बच्चों, ठीक है।
सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। बच्चों, सिंधु सभ्यता के जो नवीनतम स्थल है वो है धौलावीरा। ठीक है बच्चों। मोहनजोदड़ो की खुदाई से मिला है स्नानागार। स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है बच्चों। इसके बीचों बीच स्थित जो स्नान कुंड है ना, उसकी लंबाई 11.88 मीटर है बच्चों। 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है और 2.43 मीटर इसकी गहराई है बच्चों। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा काले रंग की चूड़ियां कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था और यहां से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि वो लोग हवन पूजन किया करते थे बच्चों। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने अपने नगर और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी बच्चों। साथ ही कालीबंगा यानी राजस्थान से नक्काशीदार ईंटें मिली हैं और जुते हुए खेत मतलब जिनके अंदर हल चलाया गया हो। तो कालीबंगा से नक्काशीदार ईंटें और जुते हुए खेत मिलने के प्रमाण भी मिलते हैं बच्चों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोने और चांदी जैसी वस्तुओं का सोने और चांदी जैसी वस्तुओं का आयात अफगानिस्तान से किया करते थे बच्चों। आयात का मतलब होता है इंपोर्ट। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग सोने और चांदी का आयात कहां से किया करते थे? अफगानिस्तान से। साथ ही इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे बच्चों। और साथ ही इस चीज के भी पुख्ता प्रमाण प्राप्त होते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। जो लोग शाकाहारी थे बच्चों, वो लोग गेहूं, चावल, दूध, मटर, जौ, फल, सब्जियां और दूध से बने हुए पदार्थों का उपयोग किया करते थे। साथ ही जो मांसाहारी लोग थे वो लोग मुर्गा, कछुआ, मछली, गाय, भेड़ आदि जानवरों का मांस खाते थे बच्चों। और साथ ही यहां पर एक बात और उल्लेखनीय है बेटा कि मोहनजोदड़ो से एक मोहर यानी सील पाई गई है बच्चों। उस मोहर यानी सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति है और उस मूर्ति के चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसे की भी मूर्ति मौजूद है बच्चों। साथ ही इस बात के भी पुख्ता प्रमाण मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो ऊनी और सूती कपड़ों का इस्तेमाल किया करते थे। तो बच्चों मैं इस वीडियो को यहीं तक रखूंगा, लेकिन सिंधु सभ्यता पार्ट 2 में अभी हम सिंधु सभ्यता के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। मेरा पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, इसीलिए इस पार्ट को आप अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। जय श्री राम, जय हिंद बच्चों। जल्दी ही मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2 में। जय श्री राम बच्चों।